बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN न्यूज़ और मैं हूं असद काजी। नाज़रीन, अभी तक सोशल मीडिया पर ईडन मुतासरीन का जो इशू है वो उसी तेज़ी से चल रहा है, लोग इसको ट्रेंड में लेके चल रहे हैं। आज भी कुछ लोगों ने पोस्टें की हैं, लेकिन हुकूमत के जो कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। नैब अभी तक खामोश तमाशाई है। मेरे साथ आज हम ये दूसरा प्रोग्राम करने जा रहे हैं। ये भी ईडन मुतासरीन ग्रुप लीडर हैं, उमर फ़ारूक साहब, सदर ऑल ईडन मुतासरीन, और दूसरी इनके साथ नाजिया तूर एडमन लेडीज़ ग्रुप हैं। हमने आज इनको इसलिए यहाँ पर इनवाइट किया है कि लेडीज़ भी अपना मौक़िफ़ यहाँ बयान कर सकें और इनके मुतालबात क्या हैं। मैं प्रोग्राम का आगाज़ उमर फ़ारूक से करता हूँ। उमर, आप मुझे बताएँ कि मैयत जो थी वो तो आपने उसमें एहतजाज कर लिया, उन्होंने आपकी कोई किसी किस्म की कोई हमदर्दी के भी बोल नहीं बोले। अब आप क्या अगला लाहेअमल बनाने जा रहे हैं जिसकी वजह से आपको उम्मीद हो कि हमें कुछ ना कुछ रिलीफ मिल सके? देखें जी, अगला लाहेअमल तो इन इदारों को बनाना चाहिए, नैब को, ईडन के लवाहिकीन को, कि जाने वाला तो चला गया, होना तो ये चाहिए था कि जो वहाँ पे लोग प्ले कार्ड्स पकड़ के हाथ खड़े किए हुए थे, चाहिए था कि वो इनके लिए हाथ खड़े करते दुआ के लिए। तो वहाँ पे एहतजाज का जो कार्ड खड़ा हुआ है वो एक बैड समझे के गया है जेस्चर, कि इतना बड़ा टाइकॉन प्रॉपर्टी का और उसके जनाजे पे लोग एहतजाज कर रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है। तो अब लवाहिकीन को चाहिए कि अपना लाहेअमल ये बनाएं कि कम अज़ कम अगर वो फैक्ट्रीज़ को ऑन द स्पॉट, जनाजे के वक्त पैसे नहीं दे सकते थे तो तशफ़ी और तसल्ली दे सकते थे, हमदर्दी देते और कहते जी कि हम इंशाल्लाह तमाम फैक्ट्रीज़ के साथ हैं और तमाम लोगों को हम हक देंगे। लेकिन अच्छा, कहा जाता है कि इन्होंने 15 पे पुलिस बुला ली और फिर जनाजा भी पुलिस की निगरानी में इन्होंने दफनाया। जी बिल्कुल, बहुत सख्त सिक्योरिटी थी वहाँ पे, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी थी कि तमाम फैक्ट्रीज़ को ज़दोकोब भी किया गया और रोका गया कि आप लोग इधर ना आएँ और पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड ना करवाएं। लेकिन आज अगर ये पुरअमन एहतजाज हम रिकॉर्ड ना करवाते तो शायद मीडिया भी इस तरीके से हरकत में ना आता और ये बात ऊपर तक ऐवानों में ना जाती। हमने तमाम जितने भी फेडरल मिनिस्टर्स हैं, नैब के जितने भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, सबको ये बताया है कि अगर ये मामला अब हल ना किया गया तो डेफिनेटली हम अब रोड्स पे होंगे और तमाम तर इदारों को जो है ना अब हम ज़ोर से नॉक करेंगे कि हमारा मसला जो पहले 12-13 साल से लटका हुआ है इसको प्रायोरिटी पे हल किया जाए। देखिए, इसको हल तलब असल में है, लेकिन हल किया जाना किस तरह चाहिए। ये बार बार ये कहते हैं जी कि 25 अरब का क्लेम है। भाई 25 अरब क्यों है? आपने पैसे लिए थे प्रॉपर्टी के लिए, तो मुझे बताएं कि 25 अरब दे के एक बंदे का 10 लाख गया, उसको 20 लाख आप देते हैं, तो 20 लाख में तो आप 5 मरला ले सकते हैं गज्जू मता पाकर में कहीं भी। 1 करोड़ रुपए का प्लॉट है, आपने देना किसी को 1 करोड़ रुपया दें या 5 मरले का प्लॉट दें। आप गज्जू मता के पीछे 9 टाउन चले जाएं, आप प्रिज्म चले जाएं, आसपास की सोसाइटियों में चले जाएं, तो इस वक्त प्लॉट की जो वैल्यू है वो 1 करोड़ 90 लाख से कम नहीं है। तो आपको प्लॉट दे दें, प्रॉपर्टी इनके पास मौजूद है। 30 जून 2021 को जो अभी रिसेंटली हुई थी इनकी हियरिंग, उसमें डॉक्टर अमजद भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस कासिम अली खान ने पूछा जी कि पटिशनर से पूछा जो प्रॉपर्टी है, तो नैब ने कहा जी प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है, 781 प्लॉट पड़े हैं। तो फिर चीफ साहब ने कहा कि आप पूछे तो सही, जब पटिशनर मौजूद है तब डॉक्टर अमजद हयात थे कि आप उन्होंने पूछ लिया। जब पूछा तो उन्होंने कहा जी प्रॉपर्टी है पर एग्रीकल्चरल लैंड है। तो उन्होंने कहा कि लैंड तो है लेकिन एग्रीकल्चरल है। चाहिए तो ये था हमारे इदारों को और चीफ साहब को कि ये ऑर्डर करते कि उस एग्रीकल्चरल लैंड, जब लैंड मौजूद है तो ऑर्डर करते किसी को प्रॉपर्टी काट के हर बंदे को प्लॉट दिया जाए। हक तो प्लॉट का है। उमर, मुझे बताएं कौन सी लैंड इसकी एग्रीकल्चर लैंड है? मुझे तो नहीं समझ आई। एग्रीकल्चर लैंड तो बनती कोई नहीं थी, नहीं इसकी सारी लैंड ही सोसाइटी के लिए थी। इसने जब भी टाउन बनाया इसको सारे मास्टर प्लान की भी समझ थी और इसको सबसे बड़े टाउन प्लानर है पाकिस्तान के, इनको समझ थी कि ये लाहौर के मास्टर प्लान में कौन सा ग्रीन एरिया और कौन सा ब्राउन एरिया है, और ये भी पता चलता था कि यहाँ से मेन रोड गुजरना है, रिंग रोड कहाँ से गुजरना है, इनको हर चीज़ का पहले से पता चल जाता, तभी जाके उस एरिया में ये प्रॉपर्टी खरीदते थे और वहाँ पर प्रोजेक्ट लेके आते थे। अब भी मैं समझता हूँ कि जब ये दोबारा वहाँ कनाडा से आए हैं तो ये कुछ अपना कैलकुलेशन करके आए हैं कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। चलिए, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा। मैं पहले नाजिया से पूछ लूँ। नाजिया, पहले तो मैं आपसे पूछूं कि हमारे यहाँ लोगों को ये बड़ा एक ख्वाब होता है, सुहाना ख्वाब होता है कि हम लोग अपना घर बनाएं, बच्चों के साथ रहें, और अपना घर अपनी जन्नत होती है। किराए के घरों में लोग रह रह के तंग आ चुके होते हैं, तो फिर अपनी बच्चों का पेट काट काट कर घर बनाने की कोशिश करते हैं। ईडन नो डाउट बड़ा नाम था, लेकिन आप लोगों को कब एहसास हुआ कि हम यहाँ पर अपनी रकम फंसा बैठे हैं? शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू में तो ऐसा कभी भी नहीं फ़ील हुआ था कि हम किसी भी बड़े स्कैम में फंस रहे हैं। हमने बड़े शौक़ से और बड़े ख्वाब देख के ये वाली किस्तें पे की और इसके बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स थे उन सबको देखा, पहले विज़िट किया, फिर उसके बाद लाइनों में लग के बड़ी बड़ी देर घंटे हम लाइनों में लगे रहे और फिर जाके हमने इसके एप्लीकेशन फॉर्म लिए, फिर हमने पैसे पे किए और बड़े
खुश थे कि जल्दी हमारा अपना लाहौर में एक घर बन जाएगा छोटा सा। लेकिन फिर ये जब रिंग रोड वाला केस शुरू हुआ है उस टाइम पे फिर इनके ऑफिस में जब जाते थे तो रिंग रोड की बातें, और फिर भी मुझे इतना डाउट नहीं हुआ। लेकिन फिर कुछ साल बाद मीडिया पे जब ये बातें आनी शुरू हो गई उसके बाद फिर हमें पता लगा कि हम तो बहुत बड़े स्कैम में फंस गए हैं। एक्चुअली मैं और मेरे जैसी हज़ारों औरतें हैं जो अपने जेवर को बेच के उन्होंने ये काम किया। बहुत सारी मेरी ऐसी लेडीज़ भी हैं जिन्होंने सिलाई मशीन, मतलब वो कहती थी कि मैं कपड़े सी के मैंने ये किस्तें भरी हैं। तो अब आप देखें कि लोगों के ख्वाब इतने सालों से, 10 साल से हम रुल रहे हैं और 4 साल से तो हम ग्रुप में एक इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर फिर के धक्के खा रहे हैं हर जगह पे, नैब में, गवर्नमेंट में। शहजाद अकबर के साथ हमने मीटिंग की है, फवाद चौधरी के साथ हम गए हैं, नईमुल हक जो वफ़ात पा चुके हैं अब दुनिया में नहीं है, उन्होंने हमारे साथ वादे किए। प्रोटेस्ट हमने लाहौर में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हमने किए हैं। मेरे पास मतलब ऐसी लेडीज़ हैं कि जिनके किस्से सुन के मुझे अपने किस्से भी भूल जाते हैं। मतलब वो कैंसर पेशेंट हैं और फिर वो इस तरह की हैं कि बातें उनकी सुनी नहीं जाती। तो ये हमारी सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट का हक बनता है कि वो नैब से कह के हमारे केस को जल्दी से जल्दी वाइंड अप मुतालबा करवाएं। की तरफ हम आएंगे। पहले तो अभी मुझे थोड़ा सा बताएंगे कितने लाख की हमने बुकिंग की और आपको आपके साथ कितनी और खवातीन हैं, क्योंकि कहा जा रहा था कि 11,000 13,000 कह रहे हैं जी टोटल 11,888 लोग टोटल अफेक्टेड। बिल्कुल। तो अब ये है कि इतने लोग अफेक्टेड हैं तो उसमें खवातीन कितनी हैं या मर्द कितने हैं या एक फैमिली है? आप ये देखें कि 11,000 मुतासरीन जो ख़ानदान हैं इनमें सब में ही मर्द भी हैं औरतें भी हैं। लेकिन चूंकि कुछ मर्द बिजी होते हैं इस वजह से ज़्यादातर औरतें जो मेरे साथ मौजूद हैं इस टाइम मेरे पास 1000 से करीब औरतें हैं। तो लेकिन अगर 11,888 को देखें ना, अगर आपके वो लोग हैं तो वो खानदान कितने बनते हैं? वो लाखों खानदान बन जाते हैं। उनमें से 5 to 10% तो बेचारे दुनिया से जा चुके हैं। इस टाइम जो लोग दुनिया से गए हैं उनके बेचारे जो वो रसा हैं, जो उनके जो लवाहिकीन हैं, जो उन्होंने दर्द महसूस किया, हो सकता है कि आज डॉक्टर अमजद के लवाहिकीन को दर्द नहीं, मैं तो समझता हूँ ये किस बद्दुआएं थी। देखें, एक बंदे के पास दौलत है और बेशुमार दौलत है, वो देना भी चाह रहा है लेकिन कुदरत ने उसको मोहलत नहीं दी। इसका मतलब यही आ जाता है ना कि अल्लाह ताला ने इनको वो सज़ा दी है। और ये आप देखें अभी तक जितना हमारा सोशल मीडिया है वो डिस्कस कर रहा है और ये निशानी इबरत बना हुआ है और लोग मिसालें दे रहे हैं और बार बार यही चीज़ें बार ग्रुप्स में और फेसबुक पर यही चीज़ें डिस्कस हो रही हैं कि इतना पैसा होने के बावजूद आपने लिए दोज़ख खरीद के चला गया और कब्र का अजाब अपने ऊपर ले गया। अच्छा नाजिया, फिर दोबारा आ रहा हूँ आपकी तरफ। कितनी अमाउंट आपने दी और किस तरह आपने अदायगी की? मैंने 10.5 लाख रुपया दिया है अभी तक। और मैंने किस तरह अदायगी की, एक जॉब पेशा लोग हों तो वो किस तरह अदायगी कर सकते हैं ये आपसे बेटर कौन जानता है। और जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया है कि मैंने गोल्ड सेल करके इसके जो एडवांस, फिर इसका मैंने डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं वो भी पे किए हुए हैं। और इसके अलावा वो जो ख्वाब थे कि हम 3 साल में दे देंगे आपको कब्ज़ा, वो तो ख्वाब पूरा नहीं हुआ। अच्छा, अब आप खवातीन की भी नुमाइंदगी कर रही हैं। जी जी। कैसी आपको खवातीन मिली जिनकी कहानी सुन के आपके आंखों में आंसू आ गए? बस मैंने आपको अभी पहले भी जिक्र किया ना कि अभी तक तो अपनी कहानियाँ भूल गई हैं लोगों की सुन के। जितनी मेरे पास लेडीज़ हैं, जो सबसे ज़्यादा बेवा और कैंसर पेशेंट लेडीज़ हैं ना, उनकी तकलीफ़ जो है वो सुनने में नहीं आई। नहीं। अच्छा। उनकी तकलीफ़ नहीं बर्दाश्त होती है। मेरा बस नहीं चलता है कि मैं सबसे पहले उनके लिए कोई बात करूं या उनके लिए कुछ कर सकूं, क्योंकि मैंने जिस भी फॉर्म पर गई हूं, शहजाद अकबर तक मैंने सबसे यही कहा कि मेरी जो कैंसर पेशेंट लेडी हैं उनके लिए कुछ करवा दें। मतलब ये नहीं है कि मैं अपने सारे ही मुतासरीन को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं सबके बारे में ही बात करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कि वो जो कैंसर पेशेंट और जो बेवा है ना, उनकी तकलीफ़ ना सुनी जाती है और उनके बारे में बर्दाश्त भी नहीं होता। जब चेयरमैन नैब ने हमें अंदर बुलाया, जब उनके आने पर हमने धरना दिया था और उन्होंने हमें अंदर बुलाया, उस टाइम वो लेडी वहाँ खड़ी हुई, उन्होंने बात की, उनके हाथ इस तरह से कांप रहे थे कि मैंने उनको पकड़ा, उनको सहारा दिया, क्योंकि इस टाइम हम मुतासरीन ही एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। और इसीलिए हम तमाम गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि आप लोग खुदारा ऐसी बेवा और ऐसी यतीम औरतों की आहों से बचें जो बेवा भी हो चुकी हुई हैं और फिर ऊपर से कैंसर पेशेंट हैं। उन लोगों को वो मुझे कहती है, नाजिया हमें अपने ही पैसे मिल जाए ना तो हम उसका इलाज करवा लें, कि अब हमने प्लॉट क्या करना है, हम तो इस दुनिया से जाने वाले हैं। तो उनकी बातें सुन के बहुत तकलीफ होती है। मैं कहती हूँ नहीं, अपने हक से पीछे ना हटें, हमने प्लॉट ही लेना है, क्योंकि हमने प्लॉट का ख्वाब देखा था तो हमने प्लॉट ही लेना है।
तो इंशाल्लाह जल्दी हमें हमारा प्लॉट मिलेगा। अल्लाह मियाँ इस चीज़ में ज़रूर पकड़ में लाएंगे। आप देख रहे हैं कि कितनी इबरतनाक सजा मिली है। इसमें मैं एक बात ऐड करता चलूँ, ये जो कह रहे हैं कि हमें प्लॉट दिया जाए, अगर आज ये प्लॉट भी देते हैं ना तो ये एक्चुअल में ये भी अफेक्टीज का आर्डर मुतासिरीन के हक से बहुत कम है। क्यों? 2012-13 में जिसको प्लॉट मिलना था उसने जब घर बनाना था तो 5 मरले के प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी 15 लाख रुपया, आज है 50 लाख रुपया। ये 35 लाख तो वो दें जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इनकी वजह से बढ़ी, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बहुत बढ़ चुकी है। वो 13 अरब लोगों से लेकर उन्होंने जो प्रॉपर्टी ली थी, आज 100 अरब अगर प्रॉपर्टी है तो वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी साथ पे करनी चाहिए। बात को मैं एग्री कर रहा हूँ। अब इन्होंने आपके सामने ये बहाने लगाए कि हमारा रिंग रोड में आ गए, ये कहीं जाने इनको पता था कि ये रिंग रोड में टाउन आना है और यहाँ से रोड पहले मैप बना हुआ था, और फिर मैप बना होता था। दूसरी बात यह है कि एक चीज और मैंने देखी है कि इन लोगों को अगर रिंग रोड बन गया, रोड बन गया, तो इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, इनके टाउन की वैल्यू बढ़ गई। तो इतनी चीजें जब आपकी बढ़ गई तो उसका फायदा हुआ, नुकसान नहीं हुआ। मेट्रो स्टेशन बन गया, मेट्रो से भी बहुत मुझे यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले यही हम बात कर रहे थे कि उनकी ज़मीन की वैल्यू बढ़ी है, उसकी कम नहीं हुई है और डे बाई डे बढ़ रही है। लाहौर के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो 2, 4, 5 साल में दुगनी चुगनी हो गई थी। इनको तो 5-10 साल हो चुके हैं। जब से इन्होंने प्रॉपर्टियाँ ली थी वो तो कोड़ियों के भाव थी। अच्छा उमर भाई, आप यही बात हम आपसे करना चाह रहे हैं। आप जनाजे में गए, आपने एहतजाज किया, लेकिन आगे से जो लवाहिकीन है उनका रवैया कैसा था आपके साथ? देखिए जी, रवैया उनका बहुत तलख था। तमाम अफेक्टीज़ के साथ जो पहले ही सते हुए थे, जो बेचारे पहले दुख से भरे हुए थे, जिनकी अपने दुनिया से चले गए थे, उनकी तकलीफ़ को इनको एहसास होना चाहिए था कि जिस तरह हमारा बंदा आज गया है, इनके भी प्यारे चले गए हैं। तो कम से कम कोई भी जिम्मेदार आदमी, जो मिसिज अंजुम अमजद है, वही आ जाती, उनका बेटा आ जाता, कोई भी आ कहता कि या कोई ऐलान कर देता। पहले तो यही कहा जा रहा है कि उनके बेटे जनाजे में शरीक नहीं भी हैं तो कम से कम वहाँ पे कोई जिम्मेदार इनका बंदा, भाई, मतलब इतने लोग, उनके भाई मौजूद थे, डॉक्टर भाई आ जाते, उनकी खुद बहुत बड़ी सोसाइटी, इनके पार्टनर भी रहे, कहते जी किसी ने भी आपके लिए तशफ़ी करते जी, बिल्कुल आप कहते जी कि आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह तमाम इंडियन फैक्ट्रीज को उनका हक प्लॉट्स की सूरत में दिया जाएगा। और मेरा ख्याल है कि सब लोग उनके लिए वहाँ दुआ कर रहे होते, बजाय इसके लोग एहतजाज के लिए किसी ने भी ये तशफ़ी और तसल्ली करवाने की जहमत गवारा नहीं की। उल्टा लोगों को भगाने की कोशिश की गई, ज़दकोब किया गया, पुलिस बुला ली गई और जुल्म और ज़्यादती का एक नया बाब शुरू, और वो भी इनके गले पड़ा है। उसी के ऊपर तो इतने लोगों ने फिर उसको वायरल किया। मैं समझता हूँ कि 2-3 दिन तक तो आपको मीडिया ने उस तरह सपोर्ट ही नहीं किया। ये जब आप लोगों ने ग्रुप्स में शेयर किया, इतनी ज़्यादा वीडियोस वायरल हुई और लोगों ने फिर देखी, लोग हमदर्दी के लिए आपके साथ शामिल हो गए। सबसे पहले जब मुझे खबर मिली 2:30 बजे, सुबह 2:30 बजे फजर के वक्त, तजद के वक्त, कि जी डॉक्टर अमजद की डेथ हो गई है, तो मैंने उन्हें कहा जी कि ठीक है, मैं सुबह अब इसको ना अनाउंस करूँगा। सुबह मैं 7 बजे ऑफिस जाने के लिए उठाऊँ तो मैंने फौरी तौर पर जो है ना अपने जो है ना ग्रुप्स में इन्फॉर्म किया, तो लोग एकदम जो है ना वो मान ही नहीं रहे थे, कोई इवन के मीडिया वाले ही नहीं मान रहे थे। डिफरेंट एंकर्स को मैंने भेजा तो कहते अनाउंस ही नहीं किया। ये तो ज़राए के जरिए ये खबर लीक की गई या की खबर लीक हो गई या आपके ज़राए से आपको पता चल गया। मतलब कहने का था इतना बड़ा सानिया था, इतनी बड़ी अगर देखा जाए शख्सियत थी, चेयरमैन था एक पूरे ग्रुप का, ईडन हाउसिंग का, तो वो मरा है तो उसके पीछे लोग जनाजे में आते हैं। ऐसा जनाजा तो होना चाहिए था भी, हजारों लोग वहाँ जमा होते हैं और आते वहाँ पे तमाम तर जितने भी साहिब हैसियत, साहिब सरवत और बहुत बड़ी पोस्टों के लोग आते हैं, जिस तरह की इनका बैकग्राउंड है। लेकिन ये समझ लें कि हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी जिंदगी की प्लानिंग में मौत को शामिल ही नहीं करते और समझते नहीं कि हमने मर जाना है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी देखें, अभी भी लवाहिकीन जो है वो उस चीज को देखते हुए। चले मैं नाजिया से यही पूछना चाहूँ। नाजिया, आप भी एक औरत हैं और जो इनकी अंजुम वाइफ है अमजद, वो भी एक औरत ही है। वो औरत आपके साथ जब मिलती है तो उसका रवैया आपके साथ कैसा होता है? अभी तक तो वो हमारे साथ मिली ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है। आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि इन्होंने मीडिया में मतलब कहीं इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई। बिल्कुल। वो कैसे आती? क्योंकि इन्होंने हज़ारों मुतासरीन का हक खाया हुआ है, तो वो आती तो लोग तो सारे वो जो रोकना चाहते थे वो फिर भी हो गया, क्योंकि अल्लाह पाक ने हेल्प करनी थी। और उमर साहब थे, इनकी तवस्सुत से हमें कनाडा से ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती गई और उसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो ये तो इसलिए मीडिया में कहीं नहीं दे रहे थे ना, क्योंकि इन्होंने छुपाया था। जो बंदा हक लेके दुनिया से चला जाए फिर उनको छुपाना ही पड़ता है, फिर वो मीडिया पे नहीं आ सकती। इनकी 2 सुनने में है बेटियां हैं। आप देखें, आपने भी कहीं दुनिया में आपने जीना है तो दुनिया के साथ ही जीना है ना। आप ये तो नहीं किसी और तारे में चले जाते हैं या किसी और सियारे में जा जाते हैं, ऐसा तो नहीं होता। इन्होंने यहीं रहना है। तो आप देखें, हमारे हुक्मरान जो साहब का हुक्मरान है वो भी पाकिस्तान से छोड़ के गए, तो उनको भी लान तान होती है, वहाँ लोग उनके ऊपर बातें कसते हैं। अब इनकी बात अगर हम कर लेते हैं तो ये कहाँ पर छुपेंगे, कहाँ पर रहेंगे, लोगों का कहीं ना कोई सामना करना पड़ेगा। अब चूंकि ये पूरा का पूरा केस नैब ने टेकअप किया हुआ है, अब हम आ जाते हैं नैब के ऊपर। नैब ने इतना क्यों मामले को लटकाए रखा है?
ये चीज़ तो हमारी समझ से भी बाहर है। हमने नैब से 12 मीटिंग्स की हैं, अब तो बल्कि नैब खामोश हो चुकी हुई है। अब तो मीटिंग्स में बुलाया भी नहीं जाता है, इवन हम राब्ता करते हैं तो हमसे राब्ता भी नहीं किया जाता है। और क्या कहते हैं उमर, ये कहीं पे सेटलमेंट हो चुकी है इनकी अंडर टेबल? नहीं जी, इनकी कोई सेटलमेंट नहीं हुई। डॉक्टर अमजद की ज़िंदगी में एक इन्होंने एप्लीकेशन दी थी ईडन ने प्ली बार्गेन के लिए, लेकिन इसके ऊपर प्ली बार्गेन बनती नहीं है। अच्छा। क्योंकि ये जो 25 अरब का क्लेम रेफरेंस नैब ने फाइल किया हुआ है, ये 25 अरब ही उनको देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू लॉ। सेक्शन 23 के थ्रू जितनी भी पेमेंट इनकी बनती है वो पूरी देनी होती है। उसके अंदर कोई बार्गेनिंग होती है, कम कर लें ज़्यादा कर लें। ये कोई दुकान थोड़ी है कि भाई रेट कम कर दें। आपने जितना पैसा लिया है 13 अरब, अब नैब कहता है 25 अरब के बराबर बन गया वो। हालांकि नैब ने भी अमाउंट बहुत कम रखी है अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी जो 3 साल पहले इन्वेस्टिगेशन नैब ने की थी, वो 3 सालों में प्रॉपर्टी अब चलेगी 50 अरब से ज़्यादा की। अगर ये कहते हैं जी कि 25 अरब की प्रॉपर्टी तो 26 अरब की मैं खरीदार हूँ इनसे, 26 अरब की अगर मुझसे लेना मुझे दे दें, लेकिन ये कभी भी नहीं प्रॉपर्टी देंगे। इनकी प्रॉपर्टी को अगर ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन का एक है इनके पास एक फार्मूला के गवर्नमेंट ने नाम कर दे, नैब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए थे, इन्होंने स्टे ले लिया था। अगर ये ऑक्शन करते हैं तो गवर्नमेंट इसको ऑक्शन करे जेन्युइन बेस पे, अगर तो ये 50 अरब से ज्यादा की बिक सकती है और हर अफेक्टिव को अपना प्लॉट और घर मिल सकता है। मैं उमर आपको बताऊं, अच्छा, इसमें एक चीज मैं कैसा ऐड कर दूं, भूलता जा रहा हूँ तमाम फैक्ट्रीज की तरफ से कि इनको जिस बंदे को घर दिया गया था घर दिया जाना चाहिए और प्लॉट वाले को प्लॉट। बहुत सारे फैक्ट्रीज कहते हैं जी हमें तो घर दिया गया था तो प्लॉट की बात ना हो। हम चाहते हैं जिससे घर बुक करवाया उसको घर दे दें, जिसने प्लॉट बुक करवाया उसको प्लॉट दें, क्योंकि जो जेन्युइन बुकिंग है उसको मैं आपको बात बताऊं, दे सकते हैं। जी नहीं, मेरी जब बात हुई नैब के तर्जुमान से, उन्होंने कहा जी अब हम ना तो डीलर है ना डेवलपर है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। जुल्म इन्होंने ये किया, मैं ईडन आबाद में जाता रहा हूँ, मैं ईडन लैंड प्लाजा में गया हूँ, इन्होंने जितने घर बनाए हुए थे वो कहीं ना कहीं ये डीलरों को दे गए। फैक्ट्रीज को देने के बजाय इन्होंने डीलरों को सेल कर दी, उनसे नकद रकम इन्होंने हथिया ली। ये अगर ये कुछ ना कुछ लोगों को देना चाहते तो दे लेते। तो अब तो कोई प्रॉपर्टी इस तरह की नहीं है, कुछ ग्रे स्ट्रक्चर जरूर खड़े हुए हैं, अब उसके ऊपर डेवलपमेंट कौन करेगा, उसमें कोई मसला नहीं है। ये गवर्नमेंट टेकअप करके डेवलपर को दे दे, डीएचए को दे दे। डीएचए सिटी का केस एक फैसले में मुकम्मल हुआ है। जैसे साकिब निसार साहब को हम दोनों मिले थे 1 to 1 जाके, जब उन्होंने रजिस्ट्री सुप्रीम को रजिस्ट्री में आते थे, उन्होंने कहा था जी आपके केस को टेकअप करूंगा, नहीं किया। डीएचए सिटी का उन्होंने फैसला किया है 1 लाइन के अंदर कि जी तमाम लोगों को 5 साल में प्लॉट दे दिए जाए। नहीं तो हमारे फैसला हो सकता है। मैंने बड़ा देखा हमारे साबका चीफ जस्टिस की वजह से ये केस दबा रहा। हालांकि नैब ने बहुत से ऐसे केसेस हैं जिनको हल किया और फैक्ट्रीज को उनके पैसे दिए हैं। ये वाद विक्टिम्स हैं जो अभी तक रोडों पे, अभी तक एहतजाज में, अभी तक रो रहे हैं। अब मुझे बताएं कि जो प्रॉपर्टीज इनकी पड़ी हुई हैं, मैंने वो पूरी रोड के ऊपर देखी, अगर वो प्रॉपर्टीज ही नीलाम कर दें तो वो भी अरबों में हैं। तो फौरी अगर नैब इस मामले के अंदर, मुझे नहीं समझ क्यों रुकावट, किस वजह से रुकावट है, क्या कोर्ट्स या अदालतें या इनको जो इनके वकल है वो उस तरह केस को हैंडल नहीं कर पा रहे, मिस गाइड हो रहे हैं ये लोग? नहीं जी, ये ऐसा हो रहा है कि इनके जो लॉयर्स हैं वो असल में अपने पैसा बनाने के लिए इनको जो मुशावरत दे रहे हैं वो वल्लाह आलम के इनके एडवाइज़र्स कौन है। मैं उनके एडवाइज़र्स को भी ये मशवरा देना चाहता हूँ और ईडन की तमाम इंतज़ामिया को भी और उनके लवाहिकीन को भी कि अब ये वक्त नहीं है कि आप इसको लिंगर ऑन करें। अब इस मसले को गवर्नमेंट को भी, नैब को भी टॉप प्रायोरिटी हल करना है। अगर जी हल नहीं करेंगे तो जो गमो गुस्सा और जो अग्रेसिवनेस अब ईडन मुतासिन के अंदर आ चुकी है, ये मेरा नहीं ख्याल कि 1 महीने से ज्यादा अरसा लगना चाहिए इसको, ये विदिन मंथ हल होना चाहिए। ओके नाजिया, आप लोगों ने जब याद है आपको इमरान खान लाहौर में आए थे तो आपने जमान पार्क में उनके घर के बाहर एहतजाज किया, बड़ा गुस्सा आया उनको और इस एहतजाज के ऊपर, हालांकि वो भी धरने और एहतजाज करते रहे हैं और ये तरीकाकार उन्हीं का दिया हुआ है। लेकिन वहाँ पर आपके साथ क्या इन्होंने वादे और आपके साथ कुछ चीज़ें आपको कहीं बहाने लगाए? पहले तो इन्होंने हमें सारा दिन एक साइड पे लगा के तो बैक साइड से जो उनका रूट था उससे बैक साइड पे जैसे कि रूटीन है उसमें ले गए इमरान साहब को। ठीक है। उसके बाद फिर इन्होंने हमें बुला लिया जहाँ पर फंक्शन था, वहाँ पे हमें कुछ हमारे उनका खबर पहुँच गई कि एहतजाजी मुतासरीन यहाँ पर बैठे हुए हैं। जी जी, वहाँ पे कुछ हमारे जितने भी बड़े नुमाइंदे थे उनको वहाँ बुला लिया। पीछे से मुतासरीन के पास नईमुल हक साहब जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको वो आए और उन्होंने आके उम्मीद दिलाई कि आपको उस टाइम पे कोई डेट थी 25 तारीख थी शायद कोई, के उस पे आप अपने वफद के साथ आएँ प्राइम मिनिस्टर हाउस और आप आकर हमसे मिले। फिर उसके बाद ना तो वो फोन उठाते थे, बड़ी 1 हफ्ते तक हम लोगों ने कोशिश, मतलब ये भी सियासी नारा ही लगाया और आपसे उसने जांच छुड़वा के चले गए। नहीं जी, मिले शहजाद अकबर साहब मिले हमसे, मिले, लेकिन मिलने का फायदा नहीं हुआ, मकसद केस को हल नहीं किया गया। नहीं कहते हैं कि मुर्तजा उस वक्त उसकी गिरफ्तारी हुई
लेकिन बाद में उसको भी इन्होंने रिहा कर दिया क्योंकि प्रोसिक्यूशन वीक थी और पीछे से जब मुद्दई नहीं होता तो फिर मामला तो आपको पता देखिए जी काजी साहब, वो तो चले मुर्जा अमजद की बात तो बहुत पीछे रह गई। जब डॉक्टर अमजद पाकिस्तान आया आ गया, उसके बाद उसको आते ही बेल आउट करके उसकी जो है ना जी प्रॉपर्टी को स्टे दे दिया गया। अब चले वो तो एक जेन्युइन केस था, जेन्युइन प्रॉब्लम था बीमारी का कि उसके ऊपर उनको बेल मिल गई। अब किस चक्कर में उनके लवा है कि इनको बेल आउट किया हुआ है, बेल कैंसिल करके उनको अंदर डाला जाए, जेलों में डाला जाए। खान साहब की तो पुकार एक होती थी मैं जेलों में डालूंगा, जेलों में डालूंगा। तो ये आपके करीबी हैं जिनको मैं ये आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ और हुकाम बाला तक भी पहुंचा रहा हूँ। और जो हमारे इसमें इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं, देखिए हम लोग कहते हैं कि इमरान खान वन मैन अगर शो है तो पावर भी उसके इख्तियार में है, पंजाब गवर्नमेंट भी वही चला रहे हैं। तो खान साहब ये आपके लिए एक चैलेंजिंग केस हो गया है, हालांकि पहले ये केस दबा हुआ था, अब ये हाईलाइट हो गया। अब आपको चाहिए कि इनकी दादरसी करें और जो भी इसके पीछे रुकावटें हैं वो रुकावटें भी आप ख़त्म कर सकते हैं। और ये हज़ारों की तादाद में विक्टिम्स हैं, ये कोई चंद लोग नहीं हैं। आप कहते हैं मैं कब्ज़ा माफिया, मैं लैंड माफिया के खिलाफ और बाकी माफिया के खिलाफ जिहाद करूँगा, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँगा। तो यहाँ पर आपकी देखा जाए तो कुछ नाइली नज़र आ रही है। नाज़रीन भाई यहाँ पर छोटी छोटी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा नाज़रीन, मैं बातें तो ये है कि गवर्नमेंट नोटिस ले तो ये मसले हल हो सकते हैं, हुकूमती सतह पर बड़े से बड़े माफिया को भी कंट्रोल किया जा सकता है। अब मैं पूछना ये चाह रहा हूँ उमर साहब आपसे कि नैब की अभी तक जो डिस्कशन हो रही है, जो प्ली बार्गेनिंग हो रही है, वो डायरेक्ट फैक्ट्रीज को शामिल करके हो रही है या जस्ट माफिया के साथ मिलकर हो रही है? देखिए जी, ये जो वकला ज़रात हैं, जो हमारा कानून है, फरसुदा कानून है, वो ये कहता है जी कि इसके अंदर फैक्ट्रीज़ को वो लूप में नहीं लेते। तो ये तो हमारे कानून की कमज़ोरी है। नैब को चाहिए कि इन गुड फेथ फैक्ट्रीज जो आपसे 3 साल मीटिंग करते रहे हैं, एज जो सदर ऑफ ऑल मुतासरीन, मैंने इनको 3-4 दफ़ा ये कहा है कि आप जो भी फैसला लेने लगते हैं हमें एतमाद में लें। फैसले से पहले अगर एतमाद में लेंगे तो तमाम मुतासरीन की तशफ़ी होगी और सेटिस्फाई होंगे। इन्होंने किसी किस्म का हमें एतमाद में नहीं लिया। मतलब अभी तक आप ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड है, कोई वर्किंग को नहीं बताया क्या हो सकता है, कब होना है, किस तरह होना है। देखिए जी, हमें कोर्ट से पता चलता है, अपने लॉयर्स के थ्रू, हमने लॉ फर्म हायर की थी उसके थ्रू पता चलता है, हमें ऑर्डर शीट निकलवाते हैं वहाँ से पता चलता है क्या प्रोसीडिंग हुई, हमें खुद कोर्ट में जाना पड़ता है। नैब की तरफ से कोई मीडिया बयान नहीं आता, नैब की तरफ से कोई भी बात जो है वो फैक्ट्रीज को नहीं बताई जाती, पूछने पे भी नहीं बताई जाती। चले उनकी 100 प्रॉब्लम हो सकती है, मीडिया को नहीं, मीडिया रिलीज नहीं दे सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, तो कम से कम वो फैक्ट्रीज को तो बता सकते हैं ना, नुमाइंदों को, वो हमें नहीं बताते। हमने उन्हें कहा था कि हमें एक्चुअल फिगर बताई जाए, एक्चुअल पोजीशन बताई जाए। अच्छा, नैब में कौन सा डायरेक्टर जो आपके साथ अटैच था वो अभी तक इसी केस को वही बंदा हैंडल कर रहा है या तब्दीली आती रहती है? जी, एक डिप्टी डायरेक्टर हैं जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, वही हैंडल कर रहे हैं अभी तक पूरे केस को? जी, जावर मंजूर साहब हैं, वही डील कर रहे हैं शुरू से लेकर एंड तक। उनका रवैया कैसा है आपसे? उनका रवैया तो ठीक है, लेकिन चीज़ों, देखिए रवैया, हमें रवैया नहीं चाहिए, हमें तो हक चाहिए। हमें अगर वो चाय पिला के जब बातों से घुमाएंगे तो फायदा नहीं है। कोई आपके लिए कुछ करना चाह रहा है, एक होता है कि करना चाह रहा होता है लेकिन हालात और सिस्टम उसको मजबूर कर देता है कि वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाता। साहब आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि पॉइंट वाली बात है कि उन्होंने बिहेवियर उनका हमारे साथ बड़ा पॉजिटिव रहा है, उन्होंने हमेशा हमें कोऑपरेट भी किया, लेकिन इस मसले को हल करने में वे क्यों नाकाम रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि इसके ऊपर जितने भी इन्फ्लुएंस थे, इस केस को पोलिटिसाइज कर दिया गया। गवर्नमेंट को चाहिए था इसको डीपोलिटिसाइज करके इसको रिजॉल्व करते। हाँ, नैब अभी इस वक्त हमारा एक इदारा है, इसको चाहिए कि कोर्ट के साथ जितना भी है, जिसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसी के ऊपर कोर्ट डिसाइड करता है। इन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन की, कोर्ट ने डिसाइड किया जो प्रॉपर्टी ऑक्शन करें, उसके ऊपर डॉक्टर अमजद पाकिस्तान आया। नो डाउट कि नैब ने अपनी पूरी काविश की है, प्रेशर डाला है। अभी इस वक्त क्या है, जब वो आ गया पाकिस्तान, 2 महीने वेस्ट क्यों हुए? क्वेश्चन ये फटाफट रिजॉल्व करते, सबको पता था उसकी कंडीशन क्या है, सारे रिपोर्ट्स देख रहे थे कि मरने का इंतजार क्यों किया गया, मतलब क्यों किया गया। 16% किडनी काम कर रहे थे, वकील बार बार कोर्ट में कहता था जी इनकी तबीयत ठीक नहीं है, व्हील चेयर पे के मुल्ज़म आ रहा है। तो आप क्यों नहीं वेट कर रहे थे, आप किस चीज़ का वेट कर रहे थे? आप उसको फौरन किस तरफ लगा देते और मामला हल करके बाद में जो भी होता देखा जाता, अफेक्टिव्स को जो है ना जी उनका हक मिलना स्टार्ट हो जाता। और जितना कहते हैं जस्टिस डिलेड मीन जस्टिस डिनाइड, बिल्कुल डिले नहीं होना। चले मैं नाज़िया की तरफ आ रहा हूँ। नाज़िया देखें, मैंने अभी चीज़ों को देखा है, इदारे फिर भी किसी न किसी कानून और कायदे में रहकर काम करते हैं। हुकूमतें तो लामहदूद इख्तियारात के साथ बैठी होती हैं। हुकूमत से आपके क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, हुकूमत से हमारे यही मुतालबात हैं, जो उन्होंने हमसे वादे किए थे वो पूरे करें और एज़ सुन एज़ पॉसिबल करें, क्योंकि फैक्ट्रीज़ अब जो हैं वो
इतना लंबा अरसा गुजर चुका है, अभी भी और कितना वेट ये करवाएंगे। कि नस्लें जवान हो चुकी है, मैं तो ये बिल्कुल, देख रहा हूँ नस्लें नस्लों की भी नस्लें जवान हो ऐसे ही, चुकी हुई ऐसे हैं, बिल्कुल और जिन्होंने अपने बच्चों के ख्वाब देखे थे आज उनके बच्चे वो बैठे हुए हैं उस चीज़ में। तो इसलिए काइंडली मतलब ये एहतियाज बढ़ता जाएगा, ये रुकना नहीं है ये क्योंकि नहीं, भाई साहब अगर देखिए- अगर कोई भी ये समझता है कि अफेक्टिव थक जाएंगे थक या वो जाएंगे, रुक रुक जाएंगे जाएंगे। या वो सड़क पे आना रुक जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। अफेक्टिव आज भी बहुत ज़्यादा गर्म है और वो चाहते हैं कि हमें आज एक कॉल दी जाए और हम सारे के सारे उसके दोबारा कब्र पे जाना चाहते हैं। अच्छा अब आज की ये बात जो है वो सबके सब चाहते हैं कि आप कब्र पे पहुंचे दोबारा। आप देखें कि फैक्ट्रीज में कितना मुझे गुस्सा इफेक्टिव है। ने कहा जी हमने चादर डालनी है एहतिजाजी कवर, मैंने जी, उन्हें मना बिल्कुल। किया। मैंने कहा देखें ऐसा हम ना करें पता नहीं काम। कैसे थोड़ी control सी जो है ना करें। इंसानियत हमारे अंदर मौजूद है, हम चाहते हैं कि ये इंसानियत अब इनके अंदर भी थोड़ी सी आनी चाहिए। तकाजा तो ये है कि इस मामले को हल करने के लिए तमाम लवाहिक इनको प्रायोरिटी पे देखा जाना चाहिए। नहीं, मैं मामले आपकी बात को सेकंड कर रहा हूँ। जब एहतजाज हो रहा था मैयत के ऊपर तो लोगों के दिल में आया, वो कहते यार हमें लगा कि शरई तौर पर नहीं है जायज़, लेकिन कर्ज को तो शहीद को भी कर्ज माफ नहीं है, तो लोग इसी शशुपंज में थे कि हम कब्र पे जाते हैं और जनाजा इनको ही नहीं जितना- हो सकता ना। हाँ, काजी जनाजा साहब ही नहीं वहाँ पे होता, मुझे किसी एक बंदे ने जनाजा कहा कैसे रो होगा? कर कहा, उसने कहा जी अक्टूबर में उमर साहब मेरी बेटी की शादी है, मुझे बताएं कि मैंने कैसे करनी है। मैंने 12 साल अपने घर की हर चीज़ बेच के पैसे दिए थे, अब मेरे पास पैसे नहीं कि बेटी की शादी कर दूँ। खुदा रहा ने कहा कि मेरी बेटी की शादी के लिए पैसे देते हैं, तो मैंने कहा अल्लाह ताला बेहतर करेगा, इन्होंने तुम्हें किया अल्लाह नहीं, ताला तो अभी देगा, मुझे फिक्र ना बताएं, करो। इतने अरसा हो गया इस दरमियान में कभी किसी को कोई अदायगी की गई है इनकी तरफ से, माफिया की तरफ से? मैं तुमको माफिया कहूँगा। देखिए जी अदायगी इन्होंने जब की थी तो वो 2016-17 में कुछ चेक्स दिए थे, वो आधे आधे बाउंस हो गए लोगों को। उन्होंने पेमेंट की थी उतनी जितनी लोगों ने दी थी, कोई प्रेशराइज करवा के किसी ने सिफारिश करवा के अगर कुछ चेक ले भी लिए तो वो आधे बाउंस हो गए, आधे लोगों को मिल गए। वो बहुत कम लोग हैं, वो आटे में नमक के बराबर है। देखिए अगर 11,888 में से अगर 800 बंदों को चेक मिल भी गए हैं तो बहुत बड़ी तादाद में तो लोग अभी मौजूद हैं तो वो जिनको भी नहीं bounce दिए ही हुए गए, ना। तो बाउंस हो गए ज्यादातर। वो बेचारे वो भी रुल गए और वो भी यानी समझ लें कि ना आगे के ना पीछे के। नहीं, इनको समझ लग गई कि ये जब भागे किस सन में है, और फिर जब इनको प्रोजेक्ट करना चाहिए था, जब ये इनके हाथ से पूरी गेम निकली है तब ये यहाँ से भागे हैं, वो वजह क्या बनी? वो जो 29 मार्च 2018 को काजी साहब हमने नैब के बाहर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। ठीक है। वहाँ डीजी नैब ने हमें कहा कि हम इनकी प्रॉपर्टी को सीज करेंगे, इनको पकड़ेंगे, फिक्र ना करें। किस सन में? 2018 29 मार्च 2018 को 19, 20, 21 हो गया, 3 साल हाँ, पहले। इन्होंने वादा किया था कि 31 मार्च तक हम सबको प्लॉट देंगे। ईडन ने वादा किया था, अच्छा, डॉक्टर हमने ने वादा किया था, लेकिन जब वादा पूरा नहीं हुआ तो हम वहाँ पहुंच गए कि भाई 31 तो आने वाली है, आने वाली प्लॉट है। किधर प्लॉट है। किधर डीजी नैब साहब का जवाब बाहर ही नहीं आ रहे थे और जवाब भी कोई नहीं था। अच्छा। उन्होंने डिफरेंट डायरेक्टर्स को भेजा, उन्होंने हमें ब्रीफिंग दी। हमने कहा नहीं, डीजी नैब साहब ब्रीफिंग दें आगे। वो फिर बाहर है, उन्होंने बताया कि हम इनकी प्रॉपर्टी सीज कर रहे हैं और इनके खिलाफ हम कार्रवाई करके आपको कायबोर के हिसाब से पैसे देंगे। नहीं, तो हमने कहा कि ये एकदम कैसे प्लानिंग होगी कायबोर की? बंदा पाकिस्तान में था और उसी वक्त उसको बाहर भगा दिया गया। इसका नाम ईसीएल में क्यों नहीं डाला गया? अगर जब आपने किया तो इनको पता चल गया अब हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे और हमें भागने में ही आफियत है। ये हमारा सबसे बड़ा क्वेश्चन रहा है इनके साथ। इस मामले में हम शहरयार अफरीदी को मिले थे, फेडरल मिनिस्टर को। अच्छा। उन्होंने हमें भेजा जी इसके पास डीजी जो एफआईए थे कि पता करें। उन्होंने हमें बताया जी कि इन्होंने लेटर तो भेजा था, नैब ने लेटर तो भेजा हुआ, लेटर दिखाया था हमें, ईसीएल में नाम डाला जी, लेकिन आगे से गवर्नमेंट ने नाम नहीं डाला था। एस इकबाल थे शायद तब उस वक्त जब 2018 में एस इकबाल इनके फेडरल मिनिस्टर थे, तब उन्होंने नाम नहीं डालने दिया। इसके बाद जो है ना जी इनका नाम जो बाहर चले गए। फिर इनको पकड़ने के लिए जो तगोदो की गवर्नमेंट ने, अगर फवाद चौधरी ने हमें जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया जी कि इसको हमने पकड़ लिया दुबई में मुर्जा अमजद को, तो वो इतनी वीक प्रोसिक्यूशन थी और इतने इनके इन्फ्लुएंस थे कि उनको लाहौर हाई कोर्ट से वहाँ से उनको रिहा कर दिया गया और उनके वारंट कैंसिल कर दिए गए। नहीं, मैं आपकी बात को अभी भी सेकंड कर रहा हूँ। इन लोगों ने इदारों के ऊपर जजेस खरीदने में, प्रोसिक्यूटर को खरीदने में, बाकी लोगों को सेटल करने में अरबों रुपये ज़ाया किए। इसी वजह से आज तक ये बचे हुए हैं। अदरवाइज़ कोई भी इदारा इतना बेबस नहीं होता, वो कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाती है इनको। और फिर हमारे जो साबका चीफ जस्टिस हैं उनकी बहुत सपोर्ट थी, उनकी वजह से लगाए हुए जो जजेस थे उनसे भी इनको सपोर्ट मिलती रही। लेकिन ये है कि अब भी सब ने मरना तो है, ये नहीं कि किसी ने दुनिया में हज़ारों साल जीना है। मैं समझता हूँ लोग जब जिसको दफना के आते हैं समझते हैं बस इसी ने मरना था, उसकी और उसकी वाइफ ने, उसके बच्चों ने, उसके भाइयों ने नहीं मरना, उन्होंने भी इस दुनिया से जाना है। जी दुनिया आखिरत की खेती है, जो आप यहाँ बोते हैं वही जाके काटते हैं, लेकिन यहाँ पर दुनिया अपने तौर पर फैसले करना शुरू कर देती है। अब आपके मुतालबात क्या हैं चंद लाइनों में? ये काजी साहब देखिए अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मौका दिया था उनको, ये कि चले वो लोगों को उनका हक देते और बख्शिश का सामान करते। चलो जो होना था वो तो हो गया, अल्लाह की मर्जी थी। शायद अल्लाह ताला ने मौका नहीं दिया, पिछलों को मौका दिया लवाहिकीन को। तो हमारा मुतालबा उनसे ये है कि आप एक तो फौरी तौर पर लाहेअमल अख्तियार करके तमाम अफेक्टिव्स को उनके प्लॉट दें। जिसने घर के लिए बुकिंग कराई उसको घर दे दें, जिसने प्लॉट के लिए कराई प्लॉट दे दें। क्योंकि अगर आप ये चीज़ें देंगे तो फिर ही समझ लेंगे कोई
कोई शायद थोड़ा बहुत के 100 में 10% लोगों को इंसाफ मिल सके। इंसाफ का तकाजा तो ये प्लॉट के साथ पैसे भी दिए जाए कंस्ट्रक्शन के लिए। मैं आपको उम्र बताऊं, मुझे तो हुकूमत से कुछ उम्मीद है, इदारों से भी नहीं है, और इनके लवाकिन से तो बिल्कुल नहीं है। जिस हराम के पैसे से आपने अपने औलाद की तरबियत की होती है, वो तरबियत भी उसी तरह होती है। अगर वो इतने दीनदार होते, इतने दुनियादार या कुछ समझने वाले होते हैं आपने इस पूरे सिस्टम को, तो वो बच्चे यहाँ पर मौजूद होते और यहाँ पर सारे मामला को खुद से देख लेते, क्योंकि आपको विरासत में हिस्सा मिलता है। तो विरासत में अगर कुछ बच जाता तो आपको मिल जाता है ना। आप काजी साहब अगर देखें, अगर इनके वुरसा ने अभी भी नहीं सीखना ना, तो फिर इन्होंने जो हाल देखा है, जो कंडीशन देखी है, तो फिर वो अपने भी ज़ाहिर बात है यही देखेंगे, इससे ज़्यादा बुरा हाल देखेंगे। और ये मरना सब ने है, ये ज़िंदगी चंद दिन की, हमें अपनी ज़िंदगी की प्लानिंग में मौत को शामिल रखना चाहिए, इनको भी रखना चाहिए। हमारे इदारे हैं, उनसे भी हमारा मुतालबा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, इमरान खान साहब से, कि आप वादे किए आपने 50 लाख घर देने के, खुदारा जो आप ये हमारे अपने ही पैसों के घर हैं, प्लॉट वो गाड़ी दे दें, हम आपके खाते में डाल देंगे जी, कि इमरान खान की सब्सिडाइज स्कीम है, उसके अंदर हमें। खान साहब ने तो कहा सुकून कब्र में ही है, जब तक आप कब्र में नहीं जाते आप बेसुकूनी में जिंदगी गुजारेंगे। अब हम और आप पूरी उम्मीद तो है ना, दुनिया उम्मीद पे जिंदा होती है, पूरी दुनिया का निज़ाम उम्मीद पे चल रहा होता है। मुझे आप कल को किसी को नहीं पता कि कल की सांस आनी कि नहीं आनी, कल का दिन देखना है कि नहीं देखना, लेकिन जब कश्ती डूबने लगती है तो बोझ उतारते हैं। मैं एक चीज़ को दावे से कह सकता हूँ कि ये लोग करना चाहते तो आप तमाम विक्टिम्स को कहीं ना कहीं सेटल कर सकते थे। आज भी इनकी जायदादें उसी तरह पड़ी रुल रही हैं और उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि कुत्ते फिर रहे हैं, जानवर फिर रहे हैं, और उससे आम आदमी को और आम विक्टिम्स को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, इस प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी दीजिएगा। लेकिन मैं जाते जाते ये चीज़ें कहता चाहूँ कि डॉक्टर अमजद का जो उसकी वफ़ात है, उसका ये दुनिया से रुखसत होना, ये निशान इबरत है। तमाम लोग जितने जितने बड़े बड़े टाउन डेवलपर हैं, जितने उनके फैक्ट्रीज इस पर रोल रहे हैं, ये तो सबके सामने एग्जांपल हैं। आपके सामने ये वक्त आ सकता है, आप भी दुनिया से किसी भी टाइम रुखसत हो सकते हैं। तो खुदारा उतना प्लान करें जितना आप दे सकते हैं, उतना सोचें जितना आप कर सकते हैं, उससे इतना ज़्यादा ना सोचें कि आपके बच्चे आप उतारेंगे। अब आपके बच्चे भी उस तरह आपके साथ नहीं होते, आपने ही अपनी कब्र में जाना है, अपना हिसाब देना है और अल्लाह ताला के सामने जवाब देना है। वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।